नमस्ते, मेरे साथ डॉक्टर सुनीलम हैं जो प्रेसिडेंट इंडिया पैलेस्टीन सॉलिडारिटी फोरम। डॉक्टर सुनीलम को वैसे ज़्यादा लोग तो भाई एक बड़े एक्टिविस्ट, हम लोग का एक बहुत पुराना साथ, एक समाजवादी विचारधारा से बहुत दिनों का साथ। डॉक्टर साहब, जो आज एक मैं इसलिए आपको मैंने मतलब किसी तरह से पकड़ा, क्योंकि आज मोदी जी इजराइल गए हैं और इजराइल में जिस तरह की वो बातें, मतलब जैसी बातें वो देश में करते हैं वैसी विदेश में भी करते हैं बिना सिर पैर की। उन्होंने इस्राइल इजराइल की संसद में ये बताया कि ये जो लोग मारे गए थे, जिन सिविलियन मारे गए थे, इस तरह की क्राइम बर्दाश्त नहीं है। इजराइल के रेफरेंस से कह रहे थे कि जब हमास ने 23 अक्टूबर 2023 को हमला किया था, और ऐसा माना जाता है कि 1200 इजरायली मारे गए थे और 250 लोगों को उन्होंने बंधक बनाया था। लेकिन उसके बाद इजराइल ने पैलेस्टीन में जो ऑफिशियल फिगर्स हैं, लोग कहते हैं इससे ज्यादा हैं, 40,000 से ज्यादा लोगों का कत्ल हुआ है। 23 लाख में से करीब 90% लोग बेघर हो चुके हैं। ये मैं पैलेस्टीनियंस की बात कर रहा हूं। और ऐसे में मोदी जी जाके इजराइल के साथ खड़े होकर न केवल ये कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आगे भी आपके इस तरह के कामों में आपके साथ खड़े रहेंगे। ये मोदी जी क्या वो करना चाह रहे हैं? उससे पहले ब्रीफली जरा पैलेस्टीन का, जो आप जब इंडियन पैलेस्टीन सॉलिडारिटी फोरम की बात है, उसको 2-4-5 मिनट में जरा बता दीजिए, और फिर अभी करंट टॉपिक की बात कर लेंगे। डॉक्टर सुनीलम ये बहुत शुक्रिया पब्लिक इंडिया का कि आपने इस मुद्दे के ऊपर चर्चा यहाँ पर रखी है। असल में इंडिया फिलिस्तीन सॉलिडरिटी फोरम तो दोनों देशों के लोगों के बीच में जो एक ऐतिहासिक रिश्ता रहा है, जो हमारा जो कहा जाए कि साम्राज्यवाद के खिलाफ में जो भारत में जो आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, उसके साथ जो रिश्ता था, उसी को रिश्ता बढ़ाने वाला ये संगठन है। इसकी जो मूल बुनियाद है वो ये है कि हम फिलिस्तीन का जो समस्या है, हम उसकी आज़ादी की लड़ाई के अंदर, और जो टू नेशन सॉल्यूशन है, हम उसके पक्ष में हम खड़े हुए हैं। हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, चाहे वो महात्मा गांधी रहे हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, डॉक्टर लोहिया से लेकर के, और सभी लोगों ने जो है उसका साथ देने का काम किया है। और मैं खुद जो है यासिर अराफात जी से मेरी मुलाकात हुई है, और जो है उनकी खुद की अपने हेडक्वार्टर में उनसे मुलाकात हुई है। तो हम लोग लगातार, एक जमाना था जब हाउस होल्ड नाम था इंदिरा गांधी जी के जमाने में, यासिर अराफात जो है उनको पूरे देश के अंदर लोग जानते थे। तो जिस तरीके से हमारा एक रूस के साथ में एक आम लोगों का रिश्ता है, सरकार का क्या रिश्ता है वो एक अलग बात है, लेकिन आम लोग जो है वो रूस के साथ में एक अपना आत्मीयता और लगाव रखते हैं, उसी तरीके से फिलिस्तीन के साथ में यहाँ पर लगाव रखते हैं। और इंडिया फिलिस्तीन सॉलिडरिटी फोरम देश भर में कार्यक्रम आयोजित करता है। और ये जो जेनोसाइड चल रहा है, ऐसा जेनोसाइड जिसने कि हिटलर के नाजीवाद को भी पीछे छोड़ दिया है, मुसोलिनी के भी जो तानाशाही थी उसको पीछे छोड़ दिया है। और हमारे मुताबिक जो 24 लाख की आबादी है, उसमें से 4-4.5 लाख लोग ऐसे हैं या तो जिनकी मौत हुई है, या जो पूरे तरीके से ऐसे इस तौर पे घायल हैं कि वो अब किसी कुछ करने के लायक नहीं है। 90% से ज्यादा स्कूल हैं, अस्पताल हैं, वो पूरे तरीके से खत्म हो गए हैं। कल ही जो है वहाँ का जो सबसे बड़ा अस्पताल था, उसके जो है लोगों को 66 बक्से दिए गए हैं इजराइल के द्वारा, जिसके अंदर उनकी जो कहा जाए खोपड़ियां और जो उनके अलग अलग अंग हैं, वो सब जो है उनको वापस दिए गए हैं। मेरा मतलब ये है कि जो स्थिति पैदा कर दी है, उसके अंदर खाने का सामान नहीं है, पीने का पानी वहां पर नहीं है। जबकि आपको मालूम है कि ये तय हो गया, एक पीस एकॉर्ड हो गया, और पीस एकॉर्ड के तहत हर किस्म का जो है हमला बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनी एक शांति समझौते के बाद भी मारे जा चुके हैं, और वो सिलसिला लगातार जारी है। और इस बीच में हमारे प्रधानमंत्री का वहां पर जाना बहुत ही शर्मनाक है, पूरे देश के लिए राष्ट्रीय शर्म का विषय है। इसलिए है कि नंबर एक, फ्रीडम मूवमेंट की जो हमारी एक पॉलिसी रही,
जो हमारा एक इतिहास रहा ये उसके खिलाफ है। जो एक साम्राज्यवाद के खिलाफ में भारत की जो पोजीशन रही उसके ये पूरी तरीके से खिलाफ है। भारत जो है टू नेशन थ्योरी का हर समय समर्थन करता रहा। मतलब टू नेशन सॉल्यूशन, मतलब फिलिस्तीन भी रहेगा, इजराइल भी रहेगा, जो है दोनों को एग्जिस्टेंस के साथ में रहेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से रहते रहेंगे, ये भारत की ऑफिशियल पोजीशन है। लेकिन उसका भी जिक्र जो है हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। उन्होंने केवल टेरर की बात की है, लेकिन भारत ने के अंदर जो हमले हुए, पुलवामा की बात उन्होंने नहीं की। भारत ने जो सिंगूर का ऑपरेशन किया उसकी बात भी करने का काम उन्होंने नहीं किया है। तो जो एक स्टेटेड हमारी पॉलिसी थी उससे बहुत बड़ा ड्रिफ्ट है। विशेष तौर पर इसमें सबसे ज्यादा शर्मनाक तथ्य ये है कि देखिए ईरान जो है, ईरान और रूस तो हमारे ट्रस्टेड एलाइज हैं, नेशंस हैं। जब हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने की बात थी तब भी इन दोनों देशों ने हमारा साथ दिया है। लेकिन आपको मालूम है कि अभी जो जिस तरीके से टैरिफ लगाए गए और टैरिफ को कम करने की बात आई, पहले उन्होंने 25% लगाया, फिर 50% लगाया, फिर ये कहा कि आपको रूस से तेल नहीं खरीदना है, उसको 0% भारत ने कर दिया, उन्होंने 18% लगाने का काम किया। मतलब पूरे तरीके से जो इजराइल है वो दबाव ये डाल रहा है, या अमेरिका इस बात का दबाव डाल रहा है, क्योंकि दोनों एक ही हैं। और वो ये दबाव डाल रहे हैं कि हम रूस और जो यहाँ से तेल ना लें, ईरान से हम तेल ना लें। तो ये हमारी राष्ट्र की जो अपनी सार्वभौमिकता है, हमारी जो संप्रभुता है, उसके लिए ये बहुत बड़ा खतरा हो गया है। हमारा इंपोर्ट का जो बिल है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। जो रिफाइनरी का जो यहाँ पर, क्योंकि जो अभी तो कहा जा रहा है कि आप वेनेजुएला से लेना पड़ेगा। वेनेजुएला वो देश है कि जहाँ पर सबसे ज्यादा तेल था, हैवी ऑयल है वहां का, उसको रिफाइन करने के अंदर और भी ज्यादा पैसा लगने वाला है। लेकिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी का किडनैपिंग किया गया, उस देश के ऊपर कब्जा कर लिया, और उस देश के ऊपर कब्जा करने के बाद में ट्रंप ने कहा कि वहां का पूरा जो ऑयल है वो हमारा ऑयल है। और जब आप उस ऑयल को खरीदने का काम करते हैं, इसका मतलब आप उसको लेजिटिमेसी आप देने का काम आप पूरे तरीके से कर रहे हैं। तो जो नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके का भाषण किया, कम से कम उन्हें इस बात का तो उल्लेख करना था कि भारत जो है वो ऐतिहासिक तौर पर फिलिस्तीन के साथ में खड़ा रहा है, और जो है फिलिस्तीन और इजराइल के कोएग्जिस्टेंस की बात करता रहा है। और हम वहां पर जो नरसंहार हुआ है हम उसके खिलाफ हैं। ये मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि वहां पर जो सबसे बड़ा जो अवार्ड था वो देने का काम जो है फिलिस्तीन ने किया। वहां पर भी अवार्ड लेने पहुंच गए थे। अभी जो इन्हें अवार्ड दिया गया है वो तो एक नए किस्म का अवार्ड है। जो वहां का सबसे बड़े अवार्ड्स हैं वो नहीं दिए गए हैं इनको, कोई एक नया अवार्ड दिया गया है। शायद ये पहला है और शायद अंतिम भी होगा। लेकिन जिस तरीके से ये गले मिले हैं और जिस तरीके से इन्होंने अपना कमिटमेंट बताने का काम किया, तो किस बात का कमिटमेंट है? वो कमिटमेंट ये है कि भारत जो है इजराइल को हथियारों की सप्लाई करता रहेगा, उनके साथ में डिफेंस ट्रीटी जो है मतलब उससे हथियारें खरीदने का भी काम करता रहेगा। अब जब इसकी प्रामाणिकता वो इस बात की है आनंद वर्धन जी, कि इन्होंने जो आयरन डोम की जो बात कर रहे हैं, आपको मालूम है कि जो है अभी तक जो है उस डोम के तो जिसे कहा जाए कि पूरा का पूरा उसमें तमाम किस्म के छेद करने का काम अभी जो ईरान के साथ में बहुत छोटा सा एक ये चला था उसी के अंदर हो गया था। और जो कहा जाता है कि बहुत बड़ी सेना है और बहुत टेक्निकोलॉजी की बहुत उसके पास ताकत है। आपको मालूम है फिलिस्तीन के अंदर लगातार हमले के बाद, लाखों लोगों की हत्या करने के बाद, बमबारी करने के बाद, विश्व युद्ध के अंदर जितने या जो हिरोशिमा नागासाकी में जितने बम फेंके गए थे उससे 200-300 गुना जो है बम फेंकने के बाद भी जो है वहां पर ये जीत नहीं पाए फिलिस्तीन को, है ना। तो जब उसको नहीं जीत पाए तो ईरान से क्या जीतने वाले हैं? क्या युद्ध करने वाले हैं? युद्ध करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो तो पूरी ताकत के साथ में खड़ा हुआ है अमेरिका और यूरोप के साथ में, अमेरिका और इजराइल के साथ में लड़ने के लिए।
तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत गलत समय के ऊपर ये गए। पूरी दुनिया में जब आइसोलेट हो गया है इजराइल, ये उस समय गए हैं। और आइसोलेट का मतलब ये है कि आपको मालूम है कि जब लगातार हमले चल रहे थे, तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर तमाम सारे ऐसे देश जिन्होंने मान्यता नहीं दी थी, उनको उन्होंने कर दिया है। और ऐसी स्थिति के अंदर जो है ये वहां पर ये गए हैं, तो इन्होंने एक तरीके से आत्मघाती कदम उठाया है और ये एक राष्ट्रद्रोही कदम हम इसको मानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये पहुंचे तो वहां का जो अपोजिशन है वो बायकॉट करके चला गया। बायकॉट करने के उसके दूसरे कारण थे कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको जिस तरीके से वहां पर बुलाया जाना चाहिए था उनको नहीं बुलाया गया। तो जो वहां पर, ये भी मैं कहना चाहता हूं, सड़कों पर भी वहां पर विरोध हो रहा है। मतलब ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जो भी कुछ एक तरीके से हैसियत थी भारत की, उसका बहुत बड़ा नुकसान करने का काम जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने जी किया है। आपको मालूम है कि जो हमारे सब पड़ोसी हैं, मतलब बांग्लादेश जैसा देश जिसे कि पैदा किया भारत डॉक्टर ने, साहब, मैं एक उसको भी एक खिलाफ बीच में कर लिया, नेपाल को खिलाफ कर लिया, सबको खिलाफ कर लिया है। जी डॉक्टर साहब, मैं एक बीच में रोक के आपसे एक छोटा सा इसलिए सवाल, क्योंकि मेरे मेरे हिसाब से देखिए, मोदी जी की ये विजिट प्लान नहीं थी। पहले मोदी जी आनंद फानंद में गए हैं। उन्होंने कहीं देश में कोई भी इस तरह का वो नहीं बताया कि हम क्यों जा रहे हैं। मैं एक तो दर्शकों को एक चीज बता दूं कि रूस का सबको मालूम है, सोवियत रूस का, कि किस तरह से भारत को कई बार उसने संकट से उबारा। कितनी बार उसने यूएन में जब हमारे वीटो लगा के हमें वो किया। जब 71 की लड़ाई में जब अमेरिका की सेना आ गई थी, नौसेना, तो उसने क्या किया। ईरान का मैं सिर्फ इसलिए याद दिला दूं, 1994 में जब भारत की बुरी हालत थी फाइनेंशियली, मतलब हम सोना गिरवी रख रहे थे, उस समय भारत के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात कर रही थी। इसको पाकिस्तान ड्राइव कर रहा था। यूएन में इकोनॉमिक सैंक्शन की करीब करीब बात तय हो गई थी उस समय। आप, मैं दर्शकों से कह रहा हूं, गूगल करिए, थोड़ा सुनिए, देखिए। दिनेश सिंह गए थे, उनकी बहुत बुरी हालत थी, मतलब वो मरणासन जैसे थे। उसमें नरसिम्हा राव ने उनको भेजा था क्योंकि उनका पर्सनल रेपो था। और ईरान ने चुपचाप हमें, जो ओआईसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, उसमें हमें बाहर करने से, हमें जो यूएन में रेजोल्यूशन था उसको रोकने का काम किया था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश को हरदम याद रखना चाहिए कि आपके बुरे दिनों में किसने आपका साथ दिया था, जब जब आप परेशानी में थे। मैं एक चीज और दर्शकों को बता दूं कि जो यूरोपियन यूनियन है और जो यूएन है, वो टू नेशन की बात करता है। वो कभी नहीं, आज तक यूरोपियन यूनियन ने नहीं कहा कि इजराइल का होना चाहिए। 140 देश दुनिया के पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको मान्यता देते हैं। मैं जरा आपसे एक चीज और कहूं डॉक्टर सुनील, मैं क्योंकि इसलिए इस बात को कह रहा हूं, कहा कुछ नहीं है। मेरा अपना जो, मैं जितना समझता हूं पॉलिटिक्स और इसका कनेक्शन दो चीजों से है। एक तो जो जिस तरह से ट्रंप डिक्टेट कर रहे हैं मोदी जी को, जो कहा जा रहा है कॉम्प्रोमाइज्ड मोदी। और दूसरा जो गाजा डेवलपमेंट काउंसिल, अगर आप याद करिए, गाजा डेवलपमेंट काउंसिल, ये अमेरिका का, ट्रंप का एक अपना सपना है कि हम गाजा में बड़ा पोर्ट और बड़ा रियल एस्टेट डेवलप करेंगे, कुछ दुबई की तरह से। इसका मतलब कि पैलेस्टीन वालों का घर सदैव के लिए छिन जाएगा। मैं इसको उससे जोड़ रहा हूं, और कहीं ना कहीं ये ट्रंप का इसमें है कि जाके मिल के आओ या जाके इसको फाइनल करके आओ। इस गाजा डेवलपमेंट काउंसिल और इस विजिट को आप कहीं ना कहीं जोड़ रहे हैं डॉक्टर सुनील। देखिए, ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, बोर्ड ऑफ पीस के अंदर जिन देशों को वो जोड़ना चाहते थे वो नहीं जोड़ पाए। एक तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उन्हें हैकल करने का काम किया। नरेंद्र मोदी की भी हिम्मत नहीं पड़ पाई कि वो उसके अंदर शामिल होने के लिए सहमति दें। ये प्रेशर नेशनल था और इंटरनेशनल प्रेशर था। ठीक किया कि उसे ज्वाइन नहीं किया, लेकिन अब ये कहते हैं कि साहब कहीं नाराज ना हो जाएं। अब नाराज होने के बाद वो क्या क्या कर सकते हैं? आपको मालूम है कि ट्रंप बार बार डपटते रहते हैं और मतलब वो ये बताते रहते हैं कि मैं कभी भी चाहूं तो इनको उखाड़ सकता हूं मैं, लेकिन मेरे वो मित्र हैं इसलिए मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। डॉक्टर सुनील, वो शब्द यूज करते हैं, आई कैन रूइन हिज करियर। मैं जी, इनका ये बात कहा। करियर हाँ, को, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। कि अब सवाल ये है कि कैरियर कैसे खत्म हो सकता है, वो है एप्स्टीन फाइल का मामला। एप्स्टीन फाइल का मामला आपको मालूम है कि मोसाद जो इनकी एजेंसी है, जैसे हमारी रॉ एजेंसी, उनकी मोसाद एजेंसी है,
उसी एजेंसी का एप्स्टाइन जो है वो उसका एजेंट था। उन्हीं के द्वीप, मतलब कुल मिला के इसराइलीज जो हैं वो वहां पर बड़े बड़े दुनिया के बड़े रईसों को, बड़े पॉलिटिशियंस को, बड़े ब्यूरोक्रेट्स को ले जा करके उनसे अय्याशी करवाते थे। वहां पर उनको छोटी छोटी लड़कियां सप्लाई करते थे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जैसा निठारी कांड वाला जो था वो बच्चों का मांस खाता था, वैसा भी वहां होता था। जो भी कुछ होता हो, लेकिन वो यौन शोषण का एक केंद्र था, क्योंकि उसके बाद में आपको मालूम है कि तमाम सारे कम से कम 10 बड़े राजनीतिज्ञों के इस्तीफे एप्स्टीन फाइल को लेकर के हुए हैं। जबकि अभी कुछ लाख कागज निकले हैं, कुछ लाख निकले नहीं हैं। तो मामला ऐसा है कि वहां जाकर के उन कागजों को दबाने का मामला, उन दस्तावेजों को रफा दफा करने का मामला, वो सूचनाएं भारत के अंदर ना आ पाए, इसके साथ भी इसका कयास लगा जा रहा है, इसको जोड़ने का काम किया जा रहा है। क्योंकि जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं या देश कह रहा है कि जो है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कंप्रोमाइज्ड हैं, तो वो कंप्रोमाइज्ड का मसला ये है कि वो एप्स्टीन फाइल के चलते और अडानी के ऊपर जो केसेस हैं उसके चलते। देखिए, अडानी ने बहुत बड़ा नुकसान किया देश का। जो पूरा का पूरा आपको मालूम है कि जो हसीना जी को जो वहां से भागना पड़ा बांग्लादेश से, उसके पीछे अडानी ने जो वहां पर बिजली का करार किया था, वहां के लोगों को महंगी बिजली मिल रही थी, लोगों को लग रहा था कि ये कठपुतली बनी हुई है भारत की, इसीलिए वहां की जनता जो है वो खिलाफ हो गई थी, या जो वहां के लोग थे वो खिलाफ हो गए थे। उसी तरीके से श्रीलंका के अंदर भी यही हुआ था। ये तो सब कुछ जो है, और उसी तरीके से अब अडानी को बचाने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए अमेरिकन को और इसराइलीज को, और ये जो नेक्सस है, अब ये नेक्सस क्या कह रहा है देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। अभी तक क्या होता था कि अभी तक ईवल एक्सिस की बात की जाती थी, है ना। ईवल एक्सिस के अंदर ईरान, इराक, पाकिस्तान और ये सब को जोड़ा जाता था। लेकिन अब जो है उन्होंने एक नए एक्सिस की बात की है, और वो एक्सिस सियास भी है उसमें और सुन्नी भी हैं। मतलब अब उसके अंदर कोई भी दुनिया का मुस्लिम देश, 56 मुस्लिम देश हैं, वो अब उनकी रडार के ऊपर है पूरे तरीके से। और आज तो उन्होंने चाइना को भी जो है एंटीसेमेटिक कंट्री घोषित कर दिया है, मतलब होस्टाइल कंट्री घोषित कर दिया है। तो ये जो पूरी की पूरी ताकत आ रही है, असल में वहां पर चुनाव भी होने हैं, और वहां का जो चुनाव है उसके अंदर स्थिति यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू की जो पार्टी है उसका हारना वहां पर तय है। और अगर ये हारेंगे तो ये जेल में जाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत ज्यादा आरोप लगे हुए हैं। और आपको मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिका के अंदर डेमोक्रेट्स की हार का मुख्य कारण ये था कि वहां की उस डेमोक्रेटिक पार्टी ने वहां पर जो है जो कुछ चल रहा था, फिलिस्तीन के खिलाफ में हमले चल रहे थे, उसमें इजराइल का सपोर्ट करने का काम किया था। मतलब जनमानस अमेरिका का भी जो है वो फिलिस्तीनियों के साथ में है। इजराइल के साथ में जिस तरीके का एक रिश्ता बना हुआ है अमेरिका का, उसके खिलाफ है। लेकिन ये मूल तौर पर बिजनेसमैन है, तो जो बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस की बात करता है, वहां पर वो रिसोर्ट बनाना चाहता है। और बोर्ड ऑफ पीस जो है उसी तरीके से आपने एकदम ठीक कहा है कि ये परमानेंटली जो है वो फिलिस्तीनियों को गुलाम बनाए रखने का एक ये बोर्ड है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां का खिलाफत इसलिए भी हो रही है कि जो अमेरिका के जो टैक्स पेयर्स मनी हैं, वो जो है टैक्स पेयर्स मनी इसके अंदर, इस बोर्ड के अंदर वो लगाया जा रहा है। वहां की जनता इसके खिलाफ है। कई स्टेट्स के अंदर तो इनको फौज भेजनी पड़ी है, इतनी खिलाफत है। और ये भी वहां पर बता दूं मैं आपको दर्शकों के लिए कि वहां पर भी बाय इलेक्शंस होने वाले हैं, और वहां के बाय इलेक्शंस के बाद में लोग ये मान रहे हैं कि बाय इलेक्शंस को जो है कंजर्वेटिव्स वहां पर हारेंगे, ट्रंप की पार्टी हारेगी। और उसके बाद में ये भी लोगों को जानना जरूरी है कि क्योंकि बार बार युद्ध की बात करते हैं ट्रंप, तो कितना भी जो है वो डायलॉग बाजी कर दें, लेकिन उन्हें कांग्रेस से पास कराना पड़ेगा, और वो पास कराने की स्थिति के अंदर नहीं रहेंगे। अभी आपने देखा कि जिन 3 जजेस को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बनाया था, इन्होंने जो है ट्रंप ने नॉमिनेट किया था, उनमें से 2 जजेस ने इनकी जो पूरा टैरिफ वाला जो था उसको इलीगल उन्होंने घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि ये अधिकार कांग्रेस के पास है, ये अधिकार प्रेसिडेंट के पास में कोई भी डिक्री जारी करने का नहीं है।
तो आप पूरी दुनिया को एक तरीके से एक उथल पुथल मचाने का जो काम कर रहा है ट्रंप, उसके खिलाफ वहां की जनता भी है। और इजराइल के अंदर भी तमाम ऐसे लोग हैं जो युद्ध चल रहा है एक किस्म का, जो कि एक नरसंहार है, इसको वो लोग खत्म करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों के लिए मतलब बेंजामिन नेतन्याहू के लिए जो वॉर क्रिमिनल है, ये भी लोगों को याद रखना चाहिए कि जो है वो वॉर क्रिमिनल है। दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, उनका वारंट निकला हुआ है, और वो उनके अंदर भी एक बहुत बड़ी किस्म की इनसिक्योरिटी है जो काम कर रही है। इंटरनल इनसिक्योरिटी भी है, मतलब कि वो चुनाव जीतने और हारने की, और बाहर जो है वो गिरफ्तार होने की एक इनसिक्योरिटी है। और मैं ये लोगों से ये कहना चाहता हूं कि लोगों को एक बहुत गलतफहमी है कि अमेरिका जो चाहे कर लेगा ईरान में। ईरान के साथ में खड़ा हुआ है रूस, ईरान के साथ में खड़ा हुआ है चाइना। तो वो जो है जिसे कहते हैं कि कोई भी युद्ध के अंदर ईरान को पछाड़ने की स्थिति के अंदर इजराइल और अमेरिका नहीं है। लेकिन दुनिया के लिए युद्ध जो है वो बहुत बड़ी त्रासदी लेकर के आएगा। और ये व्यक्ति इस तरीके का है ट्रंप की ये तृतीय विश्व युद्ध की बात भी करना इन्होंने शुरू कर दी है, क्योंकि कभी ये ग्रीनलैंड पे कब्जा करना चाहते हैं, कभी कनाडा को ये अपना एक और स्टेट बताने का काम करते हैं, वहां का मुखिया को ये अपना गवर्नर बताने का काम करते हैं। तो ये जो सब कुछ है, तो इस परिस्थिति के अंदर नरेंद्र मोदी जी का इजराइल जाना बहुत ही दुखद है, राष्ट्रीय शर्म का विषय है। और ये मैं इसे राष्ट्र के साथ द्रोह मानता हूं, क्योंकि ये भारत की जो स्टेटेड पॉलिसी रही है उसके साथ में द्रोह है। जी जी, मैं बस खत्म करने से पहले दर्शकों को दो सूचनाएं दे दूं। 21 नवंबर 2024 को नेतन्याहू जी के ऊपर गाजा नरसंहार के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है, जिसमें दुनिया के 120 देशों में जो उसके सिग्नेटरी हैं, 120 या 125 जो भी हैं, वहां पे अगर ये उसकी धरती पे पैर रखेंगे तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरा, मैं एक और चीज इसलिए दर्शकों को बता दूं, आज समय नहीं है, किसी और दिन इस पर बात करेंगे। अमेरिका ने अभी कल भारत के ऊपर 126% का सोलर टैरिफ लगाया है, एक्स्ट्रा पेनाल्टी लगाई है, और उसका कारण बताया है कि जो अडानी है, जो मित्र हैं हमारे मोदी जी के, ये वहां का जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारे ऊपर पेनाल्टी लगी है। तो करें इनके दोस्त और भरे पूरा देश, ये पूरी बात हो रही है नहीं, ये कि बहुत शर्मनाक स्थिति है कि एक तरीके से ये राष्ट्रीय सेठ बन गए हैं, है ना। और राष्ट्रीय सेठों ने जो किया, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल के नवाब थे, और वहां का जो सबसे बड़ा जो सेठ था वो जगत सेठ था, और उसने गद्दारी करने का काम किया था। नाम तो मीर जाफर का भी चलता है, मीर जाफर भी था, वो कमांडर इन चीफ था, उसने भी गद्दारी की थी। लेकिन जगत सेठ जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का फाइनेंसर था। तो यहाँ पर जो इनके फाइनेंसर हैं, आपको मालूम ही है पूरा का पूरा, ये वाली बात को तो अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा जो है दिल्ली के असेंबली के अंदर बोलने का काम किया था कि भाई पैसा किसका है और मैनेजर कौन बना हुआ है। ये बात का खुलासा करने का काम किया था, बाकायदा सभी चैनल्स के ऊपर वो चला भी था। तो मसला ये है कि आप खुद अपनी निजी आपकी जो कमजोरियां हैं, आपको जिस तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है, क्या आप उसके चलते आप जो है वो देश को गिरवी रखने का काम कर देंगे? मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि एक जमाना था जब हिटलर ने और मुसोलिनी ने अलग अलग समय में हमारे फ्रीडम फाइटर्स के जो लीडर्स थे उनके साथ मिलने की उन्होंने जो है प्रस्ताव रखा था, लेकिन हमारे नेताओं ने उस समय मिलने से इनकार कर दिया था। तो ये हमारा एक फ्रीडम मूवमेंट है, ये हमारे एक देश की अस्मिता का सवाल है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो संयुक्त किसान मोर्चे ने जो ऐलान किया है कि हम देश की संप्रभुता को बचाने के लिए, और ये जो टैरिफ वाला पूरा मसला है, हम इसको लेकर के जिस तरीके से किसानी और गांव की बर्बादी होने वाली है, 9 मार्च से
राष्ट्रव्यापी आंदोलन की एक बड़ी शुरुआत होगी। किसानों मजदूरों की एक बड़ी संसद, जनसंसद जो है वो जंतर मंतर पर होगी 9 मार्च को। उसके बाद में देश भर में बड़ी पंचायतें होंगी और सरकार ने अगर इसे रद्द नहीं किया तो फिर आर पार की लड़ाई लड़ने का काम देश का किसान और मजदूर करेगा। तो लोग तो लड़ रहे हैं, जो दर्शक हैं उसे इसे समझने की कोशिश करना चाहिए कि हमारा जो प्रधानमंत्री है वो पूरी दुनिया के अंदर लगातार भारत को आइसोलेट करने का काम कर रहा है और इनकी गलत नीतियों के चलते, गलत विदेश नीति के चलते, गलत किस्म के जो इनके ऊपर दबाव हैं उसके चलते ये एक राष्ट्रीय हितों को कंप्रोमाइज करने का काम कर रहे हैं। जनता को इसके खिलाफ में बोलना चाहिए, इसके खिलाफ में सामने आना चाहिए। डॉक्टर सुनीलम, मैं एक अंतिम जोड़ दूं, जब घर में बचपन में होता था सोहबत की बात भी कही जाती थी घर में, माँ बाप बहुत कहते थे कि सोहबत, तो इनकी सोहबत की वजह से भी ये देश एक प्राइज दे रहा है। बिकॉज आप डॉक्टर सुनीलम बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि पैलेस्टीन की बात पे अगर आज आवाज ना उठाएं तो मुझे लगता है कि उतने लोगों के साथ कौन सही कौन गलत की बात नहीं, दोनों नेशन हो सकते हैं, दोनों लोग इसमें को एग्जिस्ट कर सकते हैं। जब भारत और चीन अगल बगल एग्जिस्ट कर सकते हैं तो ये लोग क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।